हेलो एवरीवन, द नॉलेज गेनर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th पनोरमा बुक चैप्टर नंबर ये 1 है, जहाँ पे पेस फॉर लिविंग हम पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो आ चुका है, ये वीडियो नंबर 2 है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जस्ट जाइए और वीडियो नंबर 1 को देखिए। ये द नॉलेज गेनर के पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे इतने विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपको एनिमेशन के माध्यम से पहले हम स्टोरी को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बताया कि किस जगह पे कैसे व्यक्ति क्या सोचते हैं, कौन चीटर था, सीन कैसे बन रहा है, पूरी स्टोरी हमने राइटर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद हमने ये जो आपकी बुक है हूबहू उसी को हमने लिया है, और जहाँ पे वर्ड मीनिंग आ रहा है उसको हमने समझाया है, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो और इंग्लिश के रूल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये देखिए हमने इसमें ये समझाने की कोशिश की पहले वीडियो में, और इस वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे, आई स्पीक से पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहाँ से हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रसित होना, किसी के बारे में अपनी राय पहले से बैठा कर रखना। बोलता हूँ मैं, आई स्पीक विथ प्रेजुडिस मतलब मैं पूर्वाग्रसित होकर बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। देखिए, ट्राइब मतलब जनजाति होती है, बिलोंग मतलब किसी जगह से संबंधित होना। आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर यानी जो कम सोचने वाले, धीमी सोचने वाले होते हैं, उन जनजाति से संबंधित हूँ। दोज हु आर कस्ट, कस्ट मतलब होता है किसी से श्रापित होना। दोज का प्रयोग के साथ यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। हु यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं बता रहा है, हु मतलब बता रहा है, जैसे होता है ना कौन। हु का प्रयोग जब क्वेश्चन में होता है तो उसका मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ पे मतलब होता है जो। क्या हो रहा है? जो क्रस्ट है यानी श्रापित है। आई एस्प्रीट, डी आई एस केयरलेट, इसका मतलब क्या है? एक फ्रेंच शब्द है। ये मैंने भी पहली बार सुना, मैंने भी कई ट्रेस किया इसका मीनिंग निकालने का, तो ये पाया कि इसका मतलब होता है किसी की आत्मा को ना बस में कर लेना, ताकि वो कुछ ना बोल पाए, कुछ ना कर पाए, पहले से ही उसकी आत्मा को पढ़ लेना। तो मैं ऐसे श्राप, हम लोग उस समुदाय से हैं, हम लोग उस जनजाति से हैं जो स्लो सोचते हैं, और हम श्रापित हैं। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टिंग रिपैटी। रिपैटी का मतलब होता है हाजिर जवाब देना। अबाउट 4 आवर आफ्टर द पार्टी ओवर, मतलब किसी, इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई पार्टी ख़त्म हो जाए ना, तब हमें उसका जवाब पता चलता है कि हमें क्या बोलना था। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से एक हूँ, हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट, जो कि किसी भी इंटेलिजेंस मतलब बौद्धिक टेस्ट में सबसे कम नंबर लाते हैं। मैं उनमें से ग्रांटेड एक ही हूँ। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस, क्योंकि वे टेस्ट या फिर सभी, आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये सभी जो टेस्ट हैं ये किसी भी वस्तु की अपेक्षा वो आपके दिमाग को मेजर मतलब कि नापते हैं, इसलिए उनको डिज़ाइन किया गया है उस टेस्ट को। उस समझ रहे हैं ना, मतलब कि ये जो टेस्ट होते हैं एक्चुअली किसी व्यक्ति के दिमाग की स्पीड को मेजर कर रहे हैं, इसी तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है उस टेस्ट को। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उन ऐसे टेस्टों में सबसे कम नंबर लाता हूँ। देखिए, ये लिटरेचर है, वो भी अब 10th क्लास की लिटरेचर है, तो यहाँ पे शब्द से शब्द मिलाएंगे तो आपका अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ की मीनिंग तभी निकलेगी क्योंकि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश अपने आप में ही काफ़ी फ्रेजेस और एडम से भरी होती है। चलिए, ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर टेरिबली हैंडीकैप्ड, कि बताया गया जाहिर तौर पे जो धीमे सोचने वाले लोग हैं एक प्रकार के विकलांग हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। बट वाट आई एम थिंकिंग, बट मैं क्या सोचता हूँ अबाउट जस्ट नाउ, अभी के लिए, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज यूज ऑफ फॉर इन्जॉयमेंट। लेकिन जब हम इन्जॉयमेंट की बात करें, हम आनंद लेने की बात करें, तब हमारे दिमाग का प्रैक्टिकल यूज नहीं होना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ। एज एग्जाम्पल के लिए, व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग, मैं ना अपने आप को एक निराशा के कोहरे में पाता हूँ। आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनट्स के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, मुझे अपने वाइफ की तरफ घूमना पड़ता है हर एक 2 या 3 मिनट के बाद। किस लिए? इनलाइटमेंट मतलब कि ज्ञान के लिए, प्रबोधन के लिए। आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल, क्या वो वही लड़की है?
एज वन हु एज वन वी सा एट बिगिनिंग, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। एंड सी विस्पर्ड बैक, और मुझे वो वापस बोलती है, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म, यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं इस फिल्म में। अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड, अ मीडियम साइज ब्रनेट। तो ये बता रही है कि यहाँ पे एक लंबी गोरी लड़की है, एक छोटी गोरी लड़की है और एक मीडियम साइज की श्याम कलर की सांवले रंग की लड़की है। आप उनको ऐसे बोल सकते हो, कॉल दैम, उनको ए बोल दो, बी बोल दो या फिर सी बोल दो। द हीरो इज डैट वन, हीरो वह है हु टेक्स हिज हेड अप, जो कि सलाम करता है। और व्हेन ही कम्स, जब वो आता है, कहाँ आता है, इनसाइड में, कहाँ आता है, इंडोर, जब वो अंदर आता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी और सी, यानी जब वो सिनेमा में आता है तो वो बी और सी और ए के प्यार में पागल होने वाला है, फॉल इन लव इन डैट ऑर्डर, पहले वो बी के प्यार में, फिर सी के प्यार में, फिर ए के प्यार में। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा होने वाला है। देयर यू हैव अ माइंड, यदि आपके पास दिमाग है, विच हैड ट्रेंड इटसेल्फ, इस तरीके से आपके ट्रेंड किया गया है, टू वर्क इन हाई गियर थॉट्स, कि हाई गियर थॉट्स में आपको सोचना है, किसी चीज़ को ऐसे गियर लगाइए दिमाग का, जो चीज़, जो सीन, जो एक्शन आपके सामने से गुजर रहे हैं वो हाई गियर में है, इसलिए आपको सोचना हाई गियर में ही है। तो आइए पिछले पेज से हम क्या सीखते हैं। पिछले पेज से सीख रहे हैं कि हमने कॉमिक को पढ़ा, कॉमिक का मतलब होता है एज ए एग्जेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो वो एज एग्जेक्टिव जब इस्तेमाल होगा तो ड्रामा हैज़ सम कॉमिक मोमेंट, मोमेंट एक नाउन है और नाउन की विशेषता ये बता दिया तो ये एग्जेक्टिव हो गया। तो ये बता रहा है कि द ड्रामा हैज़ सब कॉमिक मोमेंट, यानी जो नाटक था, जो ड्रामा था, उसमें कुछ हंसने वाले मोमेंट्स थे, पल थे। हिज कॉमिक टाइमिंग, यानी उसकी कॉमिक टाइमिंग, जो व्यक्ति है वो किसी समय पे कुछ हंसने वाली बात बोलता है। हिज कॉमिक टाइमिंग इज़ इम्पेकेबल, काफ़ी उसकी जो कॉमिक बोलने की टाइमिंग है वो काफ़ी अच्छी है, इम्पेकेबल है। कॉमिक एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। अ पर्सन हु परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, वह व्यक्ति जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करे। ए मैक्स पीपल लव, और पीपल को हंसाए। बाय टेलिंग जोक्स और फनी स्टोरी, जोक्स कहे या फिर कोई हंसने वाली कहानी कहे, उसको कॉमेडियन बोलते हैं। कॉमेडियन में ई का प्रयोग होता है, मैं से ध्यान रखिए। यहाँ ये नहीं कि आई आप लिख दीजिएगा, कॉमेडियन नहीं, कॉमेडियन होता है, कॉमेडियन। और टैलेंटेड कॉमिक होगा तो ये नाउन हो जाएगा। डिड यू रीड द कॉमिक्स, क्या तुमने कॉमिक्स पढ़ा है, या ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जेरंड को पढ़ते हैं, देखिए, अ जेरंड प्रोनाउंस एज अ जेरंड, अ वर्ब दैट एक्टिंग एज अ नाउन। जेरंड एक्चुअली क्या है कि एक प्रकार का वर्ब है, क्रिया है, लेकिन इस क्रिया को हम संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। कैसे वर्ब को संज्ञा की तरह इस्तेमाल करेंगे, जब वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे ना दोस्तों, तो वो एक जेरंड हो जाता है, क्रियावाचक संज्ञा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई इंजॉय गोइंग इन कार, यहाँ पे भी एक वर्ब है, ये वर्ब होगा ही नहीं क्योंकि ये एक नाउन हो गया, हमने आईएनजी जोड़ दिया। आई हैव टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन टीचिंग, टीचिंग एज अ वर्ब इस्तेमाल आप करते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, ये एक वर्ब है, लेकिन जब एज अ प्रोफेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवसाय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक नाउन हो गया। आई हैव टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड, मुझे नया रिकॉर्ड बनाना है अध्यापन में। ही शुड फोकस ऑन स्टडिंग, ये एक पेशा हो गया, एक नाउन हो गया। गैम्बलिंग, ऐसे गैम्बलिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है, लेकिन ही वाज गैम्बलिंग इन होटल, वह होटल में गैम्बलिंग कर रहा था, लेकिन एज अ गैम्बलिंग जब नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का जेरंड हो गया। एनचेस्टर पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एनचेस्टर का स्पेलिंग मिस्टेक दे दिया जाता है, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने स्ट्राइक पढ़ा था, स्ट्राइक के जो V2 और V3 होते हैं वो स्ट्रक होते हैं। हमने शटल पढ़ा था, देखिए इसको शटल पढ़ेंगे, बी साइलेंट रहता है इसमें। शटल मतलब होता है रहस्यपूर्ण। आप जब वन ऑफ दोज इस्तेमाल करते हैं तो वन ऑफ दोज के साथ हमेशा पुलर वर्ब लगेगा। देखिए वन ऑफ दोज का यहाँ पे पुलर वर्ब आर लग गया। हर्ल का मतलब होता है उछालना, किसी चीज़ को हवा में उछालना। इन शॉर्ट ऑफ यदि कहीं लग रहा है, इसका मतलब होता है किसी एक तरह से, मतलब टाइप बताना, किसी चीज़ का टाइप बताना, किसी चीज़ का काइंड बताना, एक ही मीनिंग है। कॉम अक्रॉस होना, किसी चीज़ का सामना करना, वो चीज़ आपके ज़िंदगी से गुजर कर हो जाती है, या कोई मूवी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, तो उसको कॉम अक्रॉस बोलते हैं। जैसे मीट और फाइंड समवन और समथिंग बाय चांस। आई कैम अक्रॉस दिस ओल्ड मूवी
रिसेंटली, ये पुरानी मूवी जो है रिसेंटली मैंने देखा यानी सामना किया। द का प्रयोग कभी भी किसी देश के नाम और टेरिटरी के साथ नहीं होगा, जैसे द इंडिया, द पाकिस्तान, द अफगानिस्तान, द श्रीलंका, ऐसे नहीं होगा। यदि आइलैंड्स के नाम है, किसी टापुओं के नाम है, वहाँ होता है। यदि देश के नाम के साथ उसकी विशेषता बनाई जाती है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट, तो वो ग्रुप का संबोधन कर रहा है, इसलिए वहाँ पे द का प्रयोग है। द जैसे कि द नीदरलैंड, तो वहाँ पे टापुओं का समूह है, इसलिए बताया गया है। लेकिन ऐसे देश के आगे कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल के देखिए, आवर फ्लाइट टू द फ्रांस वाज कैंसल, तो फ्रांस के आगे द का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। सेटिस्फैक्ट्री एक एडजेक्टिव शब्द है, लेकिन जब इसको नाउन बनाएंगे तो सेटिस्फैक्शन हो जाता है। इस पे आप देखिएगा कि अनसेटिस्फाइंग एज अ नाउन कभी भी इस्तेमाल, एज अ एडजेक्टिव कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। ग्रांटेड के स्पेलिंग को देख लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रांटेड जी के तुरंत बाद ए का प्रयोग करते हुए दिखाया जाता है, GAU, ये गलत है। डबल टी दे दिया जाता है या फिर सिंगल ई दे दिया जाता है, इसको देख लीजिएगा। तो बट माई पॉइंट इज दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द फेलो पेशेंट, पेशेंट देखिए यहाँ पे इन्होंने पेशेंट का इस्तेमाल किया है। मेरे पेशेंट मतलब एक होता है रोगी, कि जितने भी रोगी यहाँ पे सिनेमा में आए हैं, लेकिन इनको रोगी की संज्ञा दी गई है। जो सिनेमा देख रहे हैं, डू थिंक फास्ट इनफ, क्या वो इतना फास्ट सोच रहे हैं? फॉर कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस, जो सीन और एक्शन का रैपिड मतलब तेज बदलाव हो रहा है, उतना गति से वो सोच पा रहे हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर एगो, क्या जो 30 साल पहले जो लोग सोचते थे, जो 30 साल पहले लोग जो सोचते थे, उनसे ज़्यादा फास्ट ये सोच रहे हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डोंट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। पॉसिबली मतलब संभवतः, बिकॉज दोज हु डोंट थिंक फास्ट मतलब जो व्यक्ति फास्ट नहीं सोच सकते इन हाई स्ट्रीट नाउ डेज, आपके आज के दिन में, मे नॉट गेट अनदर चांस, उनको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में ये सब सोचने के लिए। तो ये पूरा एक स्टोरी था जिसमें ये बताया गया कि वो व्यक्ति जो फास्ट नहीं सोच पा रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ एक्शन हो रहे हैं, कुछ सीन्स आ रहे हैं, या फिर वो कंपाइल नहीं हो पा रहे हैं इस तेज़ मशीनों के साथ, इन तेज़ चलने वाली वस्तुओं के साथ, नए नए सीन के साथ अपने दिमाग को इस तरह से ट्यून नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल है। ये हमने पूरी स्टोरी समझी। अब स्टोरी से आपके क्या एग्जाम ऑफ पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से पूछा जाता है। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, प्ले मतलब कहाँ पे राइटर ये प्ले देख रहा था, तो ये तो आपको पता है कि डबलिन में देख रहा था। Who was the chief character in the play? The chief character in the play was Adderley Corn Merchant, आपको बुजुर्ग व्यक्ति याद था। Does the writer dislike rapid movement in every field? क्या हर एक फील्ड में जो तेज गति हो रही है उसको राइटर डिसलाइक करता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो हर एक चीज़ को रैपिड मूवमेंट को डिसलाइक नहीं करता, लेकिन जहाँ पे उसको अनकम्फर्टेबल लगता है उसको डिसलाइक करता है। द राइटर डज नॉट डिसलाइक एवरी रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, ही लाइक ओनली दोज मूवमेंट वेयर ही फील्स कंफर्टेबल, वो उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन सिनेमा, वह सिनेमा में अपने आप को किस सिचुएशन में पाता है? तो हमने देखा था कि वो होपलेस फॉग में पाता है, मतलब कि निराशा वाले कोहरे में पाता है। द राइटर फाइंड हिमसेल्फ एज अ होपलेस, इसको इम्प्रूव कीजिएगा, होपलेस फॉग, ही वॉज नॉट इनफ कंफर्टेबल, थोड़ा मिस यहाँ पे स्पेलिंग दिखाई दे रही है, इसको आप सुधारिएगा। यहाँ पे इनफ है, यहाँ कंफर्टेबल टू फील एंड अंडरस्टैंड दैट रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, और वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, इनफ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, कब? जब वो रैपिड यानी बहुत तेज़ी गति से सीन और एक्शन बदल रहे हैं। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, वो किस प्रकार के थिंकर को क्लासीफाई किया? उसने आपको वर्गीकृत किया ना, वो बोला कि मैं स्लो थिंकर हूँ, आई एम कमिंग, आई बिलोंग्स टू अ ट्राइब, दोज आर अ स्लो थिंकर, तो वही बोला ही क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। तो इस चैप्टर में हमने, इस वीडियो में हमने ये 5 प्रश्नों को हल किया, इस पे संबंधित आपके MCQs आते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें ये लॉन्ग जो प्रश्न हैं
इसको सॉल्व करेंगे। जैसे राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द एडरली कॉर्न मर्चेंट, तो मैं इसको जैसे मैंने आंसर पॉइंट बना रखा है, इस आंसर पॉइंट की मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दे फॉल देयर इज एरोप्लेन, इस पे जो क्वेश्चन है इसको भी समझाने का प्रयास करूँगा। कीवर्ड देखिए, कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कीवर्ड के माध्यम से कैसे हम उस चीज़ों को पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हर एक स्टूडेंट के मोबाइल में इसको पहुंचाइए ताकि वो जब भी टाइम मिले इसको देखें और नया कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।